कोलकाता में जो भी हुआ उसके बाद से पूरे देश में एक डर का माहौल है। जब ये सब हो रहा था वहां से हमारे ग्रुप पे एक मैसेज आता है, क्या संजय रॉय ही सच में इस केस का असली कल्प्रिट है? मेरे को बंगाल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितना गुस्सा है, संजय रॉय जो है उसके पास एक्सेस था मॉर्ग का, मॉर्चरी का, लेटर टाइम्स पे भी जब अलाउड नहीं होता है। मुझे अभी बात करने में भी ये रिस्क है कि घर जाके कहीं सेफ होगा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई वर्सेस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का केस लड़ा जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशंस भी हैं, डेड बॉडीज के साथ एक सेक्स हो रहा था, बॉडी ऑर्गन्स बेचे जा रहे थे। वहाँ के रेसिडेंट्स ने मुझे बताया कि वो वॉशरूम में छुपे। मेरे पास मैसेजेस थे कि यार हम वॉशरूम में छुपे, हमें पता नहीं कि कल सुबह देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। हमारे आरडीए में खून खौल गया था कि इंडिपेंडेंस की रात को हम किस चीज की इंडिपेंडेंस कर रहे हैं। दोस्तों, कोलकाता केस के ऊपर जब ट्रेंड था तब सब बात कर रहे थे, पर धीरे धीरे उसके ऊपर बात करना हमने कम कर दिया। पर मैं आपको वादा करना चाहूंगा कि जब तक अभाया को जस्टिस नहीं मिल जाता, हम एज अ चैनल ये बात नहीं छोड़ेंगे। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर शौर्य गर्ग, एक साइकियाट्रिस्ट हैं एम्स दिल्ली में। उनके बहुत से दोस्त हैं जो कि आज वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने शेयर किया कि एक्चुअली में ऑन ग्राउंड डॉक्टर्स क्या फील कर रहे हैं। डॉक्टर शौर्य ने कुछ ऐसी बातें शेयर करी जो कि मुझे आज तक नहीं पता थी। इस केस की कुछ सच्चाइयां जो कि पब्लिकली भी लोगों को नहीं पता थी। डॉक्टर शौर्य ने अपना गुस्सा भी जताया जिस तरह से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हैंडल किया, क्योंकि डॉक्टर शौर्य एक साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे इसको एग्जामिन किया है। हम समझने वाले हैं कि ये जो लोग इस तरह का घिनौना काम करते हैं, इनकी साइकोलॉजी कैसे होती है और कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। खबरें काफी आ रही हैं। अभी रिसेंटली सीबीआई ने भी, जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने संदीप घोष, उनको भी अरेस्ट किया। बहुत सी अपडेट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी हमने एनालाइज किया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है वो सब जानना चाहते हैं, पर सही सोर्स नहीं मिल रहा। आज हम इन सभी बातों को डिकोड करने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट आपको यही करना चाहूंगा कि आप हमारा साथ दीजिए। मुझे पता है वीडियो को एल्गोरिथम, क्योंकि ट्रेंड नहीं पकड़ेगा, वीडियो इतने लोग नहीं देखने वाले, पर अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हम इस जस्टिस की लड़ाई में अपना फर्ज अदा कर पाएंगे। हम एज अ चैनल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जय हिंद। जब से वो केस हुआ है बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। आज हम उन सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। ये चीज काफी ऑथेंटिक है, क्योंकि आई एम ग्लैड दैट वी हैव यू ओवर। इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन एम्स दिल्ली के आप डॉक्टर हैं। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड आई वांट यू फर्स्टली टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड देन आपको इस केस के बारे में कब और कैसे पता चला। Hi, so Raghav, thank you for calling me. And basically, I am a Dr. Shaurya Garg. I am from AIIMS Delhi. मैं AIIMS Delhi से MD Psychiatry कर रहा हूँ and I'm a resident there. And ये जो हुआ है इसके बारे में तो क्या ही बताना है हमें आपको, लेकिन मतलब मैं आपको बताता हूँ हमें कैसे पता चला। So ये 9 अगस्त की बात है। 9 अगस्त को ये केस हुआ। मैं एक बार केस बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि क्या ग्रीवियसनेस थी कि मैं पूरा बोल भी नहीं सकता उसके बारे में। तो 9 अगस्त को ये केस हुआ एंड तब हमें नहीं इतना आइडिया लगा। हम दिल्ली में थे, हम लोग अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे थे, कुछ कहीं पे थे, कोई घर पे था। 10 अगस्त को हमारे फ्रेंड सर्कल्स में, हमारे मेडिकल सर्कल्स में मैसेजेस आने लग गए, यार एक रेप केस हुआ है और ऐसा हुआ है, ये कुछ सीन हुआ है। एंड ये आप दुर्भाग्य बोलिए या ये आदत बोलिए, खराब आदत बोलिए, कि हम सबकी यही है, न्यूज़ आर्टिकल को हम 1 सेकेंड के लिए पढ़ते हैं, फिर स्किप कर देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो वैसे ही हुआ। पहला रिएक्शन यही था, अरे यार शिट, एक और ऐसा कुछ हो गया है, अब क्या करें। नेक्स्ट अपना काम में वापस लग गए। थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद थोड़ी डिटेल्स आने लग गई। तब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, अरे ये तो मेडिकल फ्रेटर्निटी में हुआ है। और भी बड़ी बात है, ये हॉस्पिटल के अंदर ही हुआ है,
मतलब आप सोच सकते हैं कि एक माँ पिता क्या सोचता है कि बच्चा मेरा काम पे पहुंच गया, मतलब अब सेफ है। काम पे भी कहाँ, देश के हॉस्पिटल में पहुंच गया, सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच गया, तो इससे ज्यादा सेफ जगह होगी क्या? और वहां पहुंचने के बाद अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो उसके बाद तो क्या करे, कहाँ है सेफ आदमी? तो ये जब हुआ और हमने देखा कि अरे ये क्या हो गया, तो हमें लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा। बातें चलनी हुई, डिटेल्स आती गई, डिटेल्स आती जा रही थी और हम वहीं की वहीं हैरान खड़े रह गए। जो जहां था वहां रुक गया कि ये हो क्या गया, क्योंकि डिटेल्स भी ऐसी थी कि हमें समझ ही ना आए। कोई जब पहली बार आया तो मेरे को तो ये सुनने में आया कि यार जो विक्टिम है उसका एक्सटर्नली रोटेटेड है थाइस, पेल्विक गर्डल टूटा हुआ है। मतलब एक इंसान को किस लेवल पे हैवानियत करनी पड़ेगी कि उसने ये कैसे किया, और इस लेवल पे किया, वो भी हॉस्पिटल के अंदर एक सेमिनार रूम में। तो आप उसका सोचिए, तो जैसे जैसे ये आ रही थी डिटेल्स, वैसे वैसे हमारा दिल अंदर से रूह कांपते जा रही तो थी। कोई वो कौन सी मोमेंट थी जब आप सब यूनाइट हुए? और मैं देख रहा था कि काफी प्रोटेस्ट दिल्ली में भी हुआ और सॉलिडारिटी के साथ खड़े थे डॉक्टर्स। तो यहाँ पर आपका कोई ऐसा ऑफिशियल मैसेज आया आप लोगों को जिसकी वजह से आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई आग आई? सो हमारा रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, ओके, एंड दे हैव डन एम्स दिल्ली का। हाँ। तो मैं तो ये बोलूंगा अपने पर्सनल ओपिनियन से कि दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। जब ये सब हो रहा था वहां से हमारे ग्रुप पे एक मैसेज आता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और उसके बाद एक स्पीच आती है एक हमारे ही आरडीए मेंबर की, एक एसोसिएशन मेंबर की, कि यार अब नहीं खड़े हुए तो कब? ये देश की बेटी है, और ये भी नहीं, ये हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी की है। तो अगर हम आज नहीं खड़े हुए तो ये एक स्टोरी बन के चला जाएगा, ये एनसीआरबी के उन नंबर में चला जाएगा कि रोज इतने होते हैं, और वहां से चल के ये खत्म हो जाएगी बात। तो आज नहीं खड़े हुए तो कब खड़े होंगे हम? एंड उसने उन्हें बोला कि अब आ जाओ, बस अब तो सड़क पे उतरना पड़ेगा, अब मार्च करना पड़ेगा, अब हमें हमारे बंगाली साथियों को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा डॉक्टर है जो रुका हो। अब केस के बारे में बार बार बहुत सारी बात हो चुकी है, तो मैं केस के उस पर्टिकुलर नैरेटिव पे नहीं जाऊंगा। मैं आगे की बात करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के क्या वर्डिक्ट है। आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, तो आपने से भी आपने बात करी है, आइडियोलॉजीज क्या होती हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या लूप होल्स रहे, बहुत सारे डिस्कशंस हैं। बट सबसे पहले जो कंट्रोवर्शियल बातें थी उस पर, बिकॉज आपके पास एक इंटरनल इंफॉर्मेशन है जो शायद पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। आज हम एक ऑनेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि तब तक हम बात करेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिल जाएगा। लोग भूल रहे हैं, बट मैं पर्सनली एज अ चैनल ये बिलीव करता हूँ इसको हम भूलने नहीं देंगे। सो सबसे पहले जो कंट्रोवर्शियल बातें अब केस में आ रही हैं, धीरे धीरे बहुत बातें खुल रही हैं। मैं कुछ बातें दूंगा, उसके बाद आपका उस पर क्या टेक है और आपने उस पर क्या देखा। केस के बाद जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनके ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस आई। कुछ मैं स्टेट कर रहा हूँ चीज़ें जो कि लोगों ने भी बताई। फॉर एग्जाम्पल, उनके रिसेंटली फार्म हाउस पे रेड हुई और वहाँ पे पाया गया कि उनके गार्डन में कुछ अश्लील वीडियोस थी, बायोमेडिकल वेस्ट था जो कि बेचा जा रहा था। बीजेपी ने अलेज किया है कि ऑर्गन ट्रेड नेक्सस वर्थ 200 करोड़। अब कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशंस भी हैं, डेड बॉडीज के साथ एक सेक्स हो रहा था, बॉडी ऑर्गन्स बेचे जा रहे थे। कहीं ना कहीं जो विक्टिम है उनको इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई, और जब उनको पता चला कि इसको सब पता लग गया है, इस तरह का काम हुआ। संदीप घोष पे आपका क्या टेक? कई सारी बातें तो आ रही हैं। अब यही है कि कितना सच है कितना नहीं, ये तो हमने सीबीआई पे ही छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद तो हम बता नहीं सकते। और क्या क्या बातें आपने सुनी है मुझे लेकिन जो मैंने जो सुना है, हाँ। और जो मैंने अपने दोस्तों से जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो रात को 2-2 बजे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं बंगाल में, उनसे जब मैं बात करता हूँ, वहां पे डॉक्टर्स हैं आपके दोस्त फ्रेंड जो वहां पे हैं? मेरे को बंगाल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जितना गुस्सा है उतना ही प्यार अपनी वहां की फ्रेटर्निटी, वहां के सीनियर डॉक्टर्स के लिए है। बंगाल के लोगों को सलाम है कि वो रात को 2 बजे भी वहां पे प्रोटेस्ट में बढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, फैन, एसी, कूलर ला रहे हैं, खाना ला रहे हैं लोगों के लिए। वो कह रहे हैं कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सो मुझे ये बोलना था कि बाहर के देशों में क्या मांगते हैं डॉक्टर कि यार मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरे को प्रिविलेज दे दो, मुझे गाड़ी पार्क करने की जगह दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे ये दे दो। हमारे देश में डॉक्टर की क्या डिमांड है? सिर्फ एक बेसिक डिमांड है, मुझे जीने दो, मुझे सिक्योरिटी दे दो। इससे ज्यादा बेसिक
कोई क्या मांग सकता है? हम पैसे बढ़ाने के लिए भी नहीं बोल रहे, वो भी बात की बातें हैं। सबसे पहले हमें जीने तो दो, हमें सेफ एनवायरनमेंट ही दे दो। आपकी लास्ट जब आप वेस्ट बंगाल के आप बता रहे हैं डॉक्टर्स आपके बहुत दोस्त हैं जो प्रोटेस्ट में हैं, आपकी उनसे क्या लास्ट बात क्या हुई थी? तो मेरी ये बात हुई थी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो उन्होंने बोला कि देखो कब हुई थी ये बात? ये बात हुई थी अभी 2 दिन पहले हुई अभी थी। हुई थी? अभी ओके। 2 दिन पहले हुई थी। क्या बात तो है? 2 दिन पहले मैंने उनसे पूछा, यार न्यूज में इतनी सारी चीजें आ रही है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है? तो उनको भी सैडली उतना ही पता चल पाता है जितना हमें पता चल पाता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो ना तो पब्लिकली बोल पा रहे हैं वो, ना वो बता पा रहे हैं। और कुछ ऐसे सिनेरियोज अभी आ रहे हैं जो सुनने में आ रहा है ऐसा कि सीबीआई कुछ चीजों पे इंक्वायरी कर रही है जिनमें नेक्रोफीलिया भी इन्वॉल्व है। क्या है थोड़ा necrophilia? तो नेक्रोफीलिया इज बेसिकली जब आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है डेड बॉडीज के साथ। और ये जाना जा रहा है, देखा जा रहा है कि संजय रॉय जो है उसके पास एक्सेस था मॉर्ग का, मॉर्चरी का, लेटर टाइम्स पे भी जब अलाउड नहीं होता है। तो किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन स्पेक्यूलेशंस बहुत हैं कि या तो डेड बॉडीज का बिजनेस हो रहा था, उनको सेल किया जा रहा था, या उनके साथ नेक्रोफिलिक एक्टिविटीज हो रही थी। इसमें या तो प्रिंसिपल इन्वॉल्व थे या नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रिंसिपल को बिना पता चले ऐसा हो नहीं सकता। सो संदीप घोष का अब जैसे उनको आगे अरेस्ट किया गया है, जो एलिगेशंस लगा रही हैं, ऑब्वियसली उसके ऊपर स्पेकुलेशंस होंगी और धीरे धीरे, बट जब ये पूरा केस हो रहा था, ये तो उनका बात की बात है कि चलो उनका एक अगर ये ड्रग रैकेट चल रहा था और जिस तरह से डेड बॉडीज के साथ हो रहा था, बट एज अ प्रिंसिपल आपके हिसाब से क्या स्टेप्स होने चाहिए थे कि ऐसे इंसिडेंट ना होता उस दिन? देखो, सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ ही नहीं आया कि सुसाइड कैसे बोला गया इस चीज को, कि पेरेंट्स को आते ही सबसे पहले सुसाइड का इन्फॉर्मेशन दिया गया जिससे फेस सेविंग की जाए। यहां ही से गलती स्टार्ट हो गई थी। फिर 14 घंटे बाद एफआईआर सबमिट होती है, उसका भी कोई सर पैर नहीं बनता। पेरेंट्स को 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया जाता, उसका भी सर पैर नहीं बनता। आप सोचिए, आपकी डॉटर के साथ मान लो गलती से कभी ऐसा सुनने में आए और आप अभी पता ही नहीं हुआ क्या है और आपको 3 घंटे बाहर रोक दिया जाए, तो आप तो क्या कर दोगे वहां पे? वहां पे उस मतलब विक्टिम के पेरेंट्स को वहां से जाने, मतलब वहां पे वेट करवाया गया, 3 घंटे मिलने नहीं दिया गया। तो यहां से तो गलती स्टार्ट हुई। उसके बाद अगले दिन क्राइम साइट के पास डिमोलिशन कैसे हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, इस पे सिग्नेचर कैसे थे प्रिंसिपल के? अच्छा, इसमें सिग्नेचर थे कि कंस्ट्रक्शन वहां पे हो? यस, एग्जैक्टली। वहां पे क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था ये नहीं पता, लेकिन जो क्राइम सीन था उसी के जस्ट नेक्स्ट वहां पे दीवार तोड़ी गई है। तो ये क्राइम सीन पे हो कैसे सकता है? क्या पुलिस इन्वॉल्व थी कि नहीं थी? कमिश्नर ऑफ पुलिस को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, प्रिंसिपल को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। डीएमई डीएचएस जो है उनका रेजिग्नेशन भी इसलिए ही मांगा जा रहा है कि उनके भी सिग्नेचर्स थे इस चीज पे, कि कंस्ट्रक्शन वहां पे कैसे हो सकता है, ये रेनोवेशन कैसे हो सकता है। राइट, मेक्स तो सेंस। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ऑल्सो जो प्रिंसिपल है उनके अगेंस्ट एटलीस्ट 2 बार सस्पेंशन आ चुका है और उसके बाद भी वो आ गए हैं। उनको पहले भी जब जैसे ही क्राइम के बारे में न्यूज आने लगी थी सस्पेंड किया गया, लेकिन दूसरे ही बगल वाले कॉलेज में उनको वापस ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये कैसा सस्पेंशन है? तो अभी भी हमारी मेन डिमांड तो एक यही है कि इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। खाली सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। ये तो एक शॉर्ट टर्म आप हमें पैसिफाई करने के लिए बोल रहे हो कि चलो भाई अब इतनी बात आ गई है तो इनको सस्पेंड कर देते हैं। तो ऐसा क्या पॉलिटिकल क्लाउट है प्रिंसिपल का, और इनके पीछे कौन लोग हैं जो उनको इतनी पावर देते हैं? तो ये सब इतना सस्पिशियस है ना कि क्या बताए, कहाँ समझे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अब जब संजय रॉय का भी आपने बताया कि उसको वहां पर एक्सेस था जहां पर नॉर्मली लोगों को नहीं था, आपको संजय रॉय का क्या लगता है कि क्या संजय रॉय ही सच में इस केस का असली कल्प्रिट है? देखिए, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मुझे तो ये सारी एक मूवी की तरह लग रहा है, एक साउथ मूवी की तरह लग रहा है जिसमें कोई क्राइम होता है, अगले दिन विक्टिम का ब्लूटूथ से पकड़ा जाता है, कल्प्रिट का ब्लूटूथ से पकड़ा जाता है, और वो उसके अगले दिन मान भी लेता है कि मैंने क्राइम किया है। पहले बोलते हैं कि सिर्फ इसने क्राइम किया है, फिर कभी हुआ है, फिर कभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट समझ नहीं आती है जिनसे लगता हुआ है, फिर वापस से लगता है ये एक सिंगल पर्सन क्राइम है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि सच क्या है। ज्यादातर इससे तो बेटर होता केस सिंपली सामने आ जाता। इधर प्रॉब्लम क्या हुई है ना कि बातें इतनी घुमाई गई हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हुई गई है, तो अब तो लगता ही नहीं कि सच सामने आ भी पाएगा। इवन सीबीआई ने बोला कि जब 5 दिन बाद हमें केस दिया गया तो उसमें एविडेंस टैम्पर्ड है। तो जब ऐसा सिचुएशन है तो हम क्या उम्मीद करें कि सच सामने आएगा कि नहीं आएगा? राइट। सो कहीं ना कहीं जो संजय रॉय का यहाँ पर रोल है वो कहीं ना कहीं सस्पिशियस है। कहीं ना कहीं किस तरह से कोई ऐसा इंसिडेंट करने के बाद अगले दिन ही बोल दे कि हाँ भाई मैंने ही किया है, मुझे फांसी चढ़ा दो।
तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर उठ रहे हैं। आपने बोला कि आपका गुस्सा वेस्ट बंगाल की सरकार पर बहुत है, ममता बनर्जी पर गुस्सा बहुत है, क्यों? देखिए, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने डॉक्टर्स का ध्यान नहीं रख सकते तो आप अपने पूरे स्टेट का ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि डॉक्टर्स ही हैं एट द एंड ऑफ द डे जो आपके हर पेशेंट का ध्यान रख रहे हैं, हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मांग भी नहीं रहे हैं सिवाय सेफ्टी के। और उसी चीज में इन्होंने बहुत गड़बड़ की है, बहुत लैप्सेस हुए हैं। कैसे? आप 14 अगस्त की रात ही ले लीजिए, सबको पता था कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला है, पीसफुल मार्च होगा, रिक्लेम द नाइट मार्च होगा। 12:30 के आसपास की बात है शायद, जहां तक मुझे याद है। डॉक्टर्स शांति से निकल रहे थे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था कि 7,000 लोग आ जाते हैं। तो पहली बात तो 7,000 लोग कोई एक दो आदमी नहीं, रैंडमली नहीं उठ के आएंगे। इस मॉब को मोबिलाइज करने के पीछे कोई तो बड़ा हाथ होगा ही होगा, ये मेरा मानना है। और अगर 7,000 लोग आ रहे हैं और आपको पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो पुलिस प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थी? अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे तो ये लगता है कि शायद जानबूझ के ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया कि पुलिस ना प्रिपेयर्ड रहे और ये उनको थ्रेट दे पाए। हमने ये भी सुना है, वहां के रेसिडेंट्स ने मुझे बताया कि वो वॉशरूम में छुपे। मेरे पास मैसेजेस थे कि यार हम वॉशरूम में छुपे, हमें पता नहीं कि कल सुबह देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। हमारे आरडीए में खून खौल गया था कि इंडिपेंडेंस की रात को हम किस चीज की इंडिपेंडेंस कर रहे हैं, और वहां सरकार क्या कर रही है? सरकार अपने ही अगेंस्ट प्रोटेस्ट मार्च कर रही है। उनके एक्शन समझ ही नहीं आ रहे हैं क्या हो रहे हैं। यहां से तो उनकी गड़बड़ स्टार्ट हुई। और अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, अभी रिसेंटली उनको बोला गया कि आपसे जो भी बात करनी है डॉक्टर्स की, आप लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए। ऐसा क्या छुपाना है? ऐसा किस चीज से दिक्कत है कि लाइव टेलीकास्ट करने के लिए मना कर दिया? तो सरकार ने बंगाल की जो गलतियां की हैं वो तो अनगिनत हैं। और अब एक पूरा पीआर, मेरे अकॉर्डिंग एक पूरा पीआर कैंपेन चल रहा है इस पूरे नैरेटिव को शिफ्ट करना कि देखो डॉक्टर्स कितने खराब हैं, इन्होंने क्या क्राइम कर रहे हैं कि लोगों की डेथ हो रही है। अगर आपके सामने आज ममता बनर्जी हो, आप उनको क्या बोलेंगे? मैं उनको बोलूंगा कि आप एक बार देख के तो देखिए। अगर आपकी बेटी या आपका बेटा कोई यहाँ पे होता तो आप क्या सेम तरीके से रिएक्ट करते? क्या आपका सेम रिस्पॉन्स होता? ये रिस्पॉन्स जो उनका है, ये मुझे कोई उस रिस्पॉन्स से कम नहीं लगता जब एक नेता ने बोला था कि बच्चे हैं, गलतियां तो हो जाती हैं, ऐसे क्राइम्स में फांसी थोड़ी दे देंगे। ये स्टेटमेंट और जो रिस्पॉन्स आज कोलकाता गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, इसमें कोई खास डिफरेंस मुझे तो नहीं लगता। अब देखो, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या कह रही है कि वो अपराजिता बिल लेकर आई है, जिसमें वो एंट बिल है, बट उसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी चली कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। विक्टिम की जो मदर है वो भी कह रही है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं हो रहा है। सो आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल सरकार एक तरह से वो कह रही है कि हम स्टेप्स ले रहे हैं, हम डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बट डॉक्टर्स करने नहीं आ रहे, तो बंगाल गवर्नमेंट क्या अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर वो फेस सेविंग कर रहे हैं तो कभी लेट नहीं होता। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए कभी देरी नहीं होती। लेकिन वो अच्छा काम का सिर्फ फसाड कर रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा है कि वो कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मीटिंग बुलाई थी इन्होंने, उस मीटिंग में इंटरनली मुझे ऐसा सुनने में आया है कि काफी टर्म्स एंड कंडीशंस थी। जैसे वो हम कुछ चीजें बोल नहीं सकते हैं क्योंकि यही रीजंस थे कि वो पब्लिक में भी नहीं आए हैं। लेकिन वहां पे जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे ये सुनने में आ रहा है कि काफी कंडीशनल वो मीटिंग थी और इसी का उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसीलिए वो डॉक्टर्स मिलने नहीं गए ममता बनर्जी से। और फिर जब उनको बोला गया कि लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए, बाकी हम देख लेंगे, कि लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा तो कम से कम सारी दुनिया को दिख जाएगा कि क्या चल रहा है। अगर आपके उसको छुपाने के लिए नहीं है तो लाइव टेलीकास्ट में क्या दिक्कत है? जहां तक अपराजिता बिल की बात है, ये बिल देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इसमें एक जो कमी मेरे को पर्सनली लगती है कि कैपिटल पनिशमेंट कंपलसरी किया हुआ है। अब पेनल्टी का प्रॉब्लम ये है ना कि जब मैंने जो स्टडीज किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर को पता होता है कि उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी तो वो अपने विक्टिम को जिंदा छोड़ते ही नहीं है। उनको लगता है कि मान लीजिए छोड़ दिया जिंदा तो ये तो कंप्लेन कर देगी, मेरी डेथ पेनल्टी हो जाएगी, तो इससे अच्छा मार देते हैं, गायब कर देते हैं बॉडी को, जिससे पता ही ना चले। तो एक ये इशू है। इसकी जगह अगर मैं होता तो ये करता कि कंपलसरी पनिशमेंट कर दो कि पैरोल मिले ही ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल अगर कन्विक्टेड है तो। सो बहुत सारे और पॉइंटर्स हैं। मैं कुछ अब बिकॉज जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लोगों की अब एक आस जो है देश की लगी रहती है कि यार हमें जस्टिस मिले, और उस आस का सबसे बड़ा नाम है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वहां पे लोग बहुत बेबाकी से इंतजार कर रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है। मैं कुछ पॉइंटर्स
बताता हूँ, उसके बाद आप अपना टेक उसके ऊपर दीजिए। बहुत सारी हेयरिंग्स हुई हैं, 20 अगस्त को हुई है, 9 सितंबर को हुई है, अब आने वाली जो हेयरिंग है वो 17 सितंबर की है। जो लास्ट हेयरिंग हुई, जो सुप्रीम कोर्ट का सिनेरियो था, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई वर्सेस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का केस लड़ा जा रहा है। वेस्ट बंगाल की तरफ से कपिल सिब्बल और 21 लोगों की टीम है। दूसरी तरफ जो सीबीआई का केस लड़ रहे हैं उनमें तुषार मेहता और भी एडवोकेट्स हैं। सो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 9 अगस्त को 10:10 सुबह 10:10 AM जनरल डायरी हुई, एक एंट्री की जाती है कि एक डेथ हुई है, सुबह 10 बजे हुई। शाम को 6:10 से 7:10 पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई। पर दिक्कत क्या आई, डेथ का केस रजिस्टर किया गया रात को 11:30 बजे, एफआईआर दर्ज हुई रात के 11:45। अब पता कब लगा, सुबह 10 बजे, पर एफआईआर दर्ज हुई 11 बजे। अब यूजुअली अब कोर्ट ने क्या सवाल पूछे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सबसे पहले इतना लॉन्ग गैप क्यों हुआ केस को रजिस्टर करने के लिए। एफआईआर तब दर्ज की गई जब मेडिक को क्रिमेट किया जा चुका था। अब यूजुअली यही होता है ना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब होती है, जब एक अननेचुरल डेथ हो। पहले भाई अगर डेथ हुई है केस रजिस्टर होता है, उसके बाद तो पोस्टमार्टम होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, केस रजिस्टर हुआ नहीं पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले हो गई और क्रिमेट कर दिया गया। बहुत सारी चीजें सीबीआई ने भी बोली, तो मेरे पास तो बहुत सारा डेटा, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को किस तरह से समझा है, आप समझाइए। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे डिसअपॉइंटिंग हियरिंग थी, क्योंकि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अल्टीमेटम सा दे दिया कि अगर डॉक्टर्स ने ज्वाइन बैक नहीं किया, ये लास्ट हियरिंग वाली बात ये लास्ट हियरिंग में हुआ है। उससे पहले वाली हियरिंग में क्या हुआ है? उससे पहले वाली हियरिंग्स में भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो यही मांगा था कि क्या चल क्या रहा है। कपिल सिब्बल को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन किया जा रहा था, लेकिन कपिल सिब्बल इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब वो डेटा को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे मान लो डॉक्टर्स की ही गलती है कि वो अपने लिए क्यों खड़े हुए हैं। कुछ एग्जांपल दोगे कोई? जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने किसी हियरिंग में बोला है कि 29 लोगों की डेथ हो गई है डॉक्टर्स के स्ट्राइक की वजह से, लेकिन हम सबको पता है कि सिर्फ 26 कॉलेजेस है वेस्ट बंगाल में जहां पे रेसिडेंट डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया हुआ है, वो भी जूनियर रेसिडेंट्स ने, और टोटल 245 हॉस्पिटल्स हैं बंगाल में। और अगर इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं और सिर्फ 26 कॉलेजेस के जूनियर रेसिडेंट्स के स्ट्राइक से आपका हेल्थ केयर कोलैप्स कर रहा है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम पहले से ही कोलैप्स था और वो सिस्टम का फ्लॉ है। और जहां तक बात रही कोलैप्स होने की ही, हमारे सीनियर डॉक्टर्स 55 साल 60 साल के डॉक्टर्स लिटरली इंटर्न वाला काम कर रहे हैं। वो सैंपल लेते हैं, वो कैनुला लगाते हैं, वो फोली लगा रहे हैं, वो बेसिक मेडिकल प्रोसीजर्स कर रहे हैं जो उन्होंने पता नहीं कितने सालों से नहीं किए, क्योंकि वो खड़े हैं हमारे साथ और वो ये बोल रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करिए, हम यहाँ पे ओपीडी संभाल रहे हैं, यहाँ पे इमरजेंसी संभाल रहे हैं। और उन्होंने इवन ये भी बोला है कि अगर एक भी जूनियर रेसिडेंट को सस्पेंड किया तो वो ओपीडीज भी बंद कर देंगे, वो रेजिग्नेशन तक दे देंगे। तो सीनियर डॉक्टर्स का पूरा सपोर्ट है। तो कपिल सिब्बल जो मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैक्ट्स को कि यार डॉक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो मुझे लगता है एक पीआर नैरेटिव ही सेट करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं ये दिखाना कि देखो डॉक्टर्स ही गलत हैं और लोगों का सेंटिमेंट अगेंस्ट लाना चाह रहे हैं। इवन मैंने एक जो लास्ट हियरिंग थी जिसमें कपिल सिब्बल बीच में हंसने लग गए, तो तुषार मेहता जी ने कहा कि सर इस केस में हंसिए तो मत। तो बहुत सारा इमोशनल सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इस केस में और लोग कहीं ना कहीं बहुत अंदर से टूटे हुए हैं। अब सीबीआई ने भी बहुत सारी एलिगेशंस लगाई, मैं इस पे भी आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूँ। तो सीबीआई कह रही है कि जो एविडेंस है उसको ऑल्टर किया गया, ये बहुत बड़ा क्लेम है। अब लास्ट जो हियरिंग में हुआ है, जो आप कह रहे हो आपके लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो क्या हियरिंग थी? और सीबीआई का जो आपने जो पहले कह रहे कि एविडेंस को टैंपर किया गया, किस तरह की एविडेंस टैंपरिंग सीबीआई मेंशन कर रही है? देखिए, जो डिसअपॉइंटिंग वाला पार्ट था पहले मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि डॉक्टर्स काम पे ज्वाइन कर ले, वरना जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इसका थोड़ा एक्सप्लेन तो बेसिकली ये बोल दिया गया है कि आप अपने प्रोटेस्ट साइट छोड़िए, वापस काम पे जाइए, क्योंकि ड्यूटी से बड़ा कुछ नहीं होता है, ये बोल के उन्होंने बोला है कि वापस चले जाइए। एंड अगर आप नहीं गए तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अगर आप एक्शन लेती है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, विच इज मोस्टली लाइक कि सस्पेंड कर देंगे या आपका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, अगर ऐसा कोई एक ये इनडायरेक्ट थ्रेट जो मिला है वो ही अपने आप में इतना डिस्करेजिंग है। और ये बोला जा रहा है कि डॉक्टर्स वापस चले जाएं। डॉक्टर्स कभी काम से नहीं भागते हैं, वो बल्कि 48 घंटे की ड्यूटीज एक साथ करते हैं। डॉक्टर्स काम पे अगर नहीं जा रहे हैं तो कोई कारण है उसका, और उसका कारण ये है कि कोई और उनकी बात नहीं सुन रहा है।
ये न्यूज पे आती है बात, चली जाती है, आती है बात, चली जाती है। रोज 90 रेप के केसेस हो रहे हैं इस देश में, लेकिन क्यों हमें सिर्फ 4-5 नाम याद हैं? तो यही दिक्कत है कि इस बार इस फाइट को रोकना नहीं चाह रहे हैं डॉक्टर्स, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था कि डॉक्टर्स काम पे वापस चले जाएं, वो एक तरीके से कर्ब करने की कोशिश थी कि भाई अब बहुत हो गया, अब वापस चले जाओ, अपनी आवाज मत उठाओ। तो इस चीज से हम डिसअपॉइंटेड है कि ये कैसे हो गया। दूसरा पॉइंट ये था कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हम चाह रहे थे इतने टाइम से, उसके लिए भी कोई आया नहीं है कुछ कि यार सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा नहीं आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि नहीं आएगा, तो ये जो एक दिक्कत है वो भी एक अलग बात है। थोड़ा सा एक्ट के बारे में बताएंगे क्या है? तो ये एक्ट बेसिकली 2022 में ड्राफ्ट हुआ था। ये ऐसा एक्ट है कि इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, नर्सिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, इवन डाइटिशियंस वगैरह सब इन्वॉल्व हैं और सब इंक्लूडेड हैं। इन सब की प्रोटेक्शन की बात है कि अगर इनके अगेंस्ट कोई वायलेंस होता है तो ये एक्ट उसमें हेल्प करेगा। इसकी जो हियरिंग होगी कोई रैंक ऑफिसर करेगा, हु विल बी नॉट लेस देन अ डीएसपी। तो हमें एटलीस्ट अश्योरेंस रहेगा कि जो इसकी एक्ट का फॉलो हो रहा है, जो क्राइम के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर लेवल पे हो रही है। तो ये एक्ट वो है, इसमें स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स भी हैं कि 2 to 10 लाख तक का फाइन है, इम्प्रिजनमेंट है। तो हम चाह रहे थे कि डॉक्टर्स के लिए ये एक्ट आए, क्योंकि आप देख लीजिए कि मान लीजिए आप सड़क पे कल को चल रहे हैं और कोई पुलिस वाला आपको हाथ लगा देता है, तो आप रिटर्न में फिर भी पुलिस वाले को नहीं मारोगे, आप कंप्लेन करोगे क्योंकि आपको डर है कि कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर रोज एक वॉलेटाइल सिचुएशन को हैंडल करता है, वो पेशेंट, रिलेटिव, इन सबसे रोज फेस टू फेस बात करता है। जब सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल होती है, लाइफ एंड डेथ की बात होती है, तो लाजमी है कि उसमें गुस्सा दोनों साइड से बढ़ा हुआ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर है कि वो कोई गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई करे भी तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। आप कोर्ट में जाओ, आप पुलिस में जाओ, लेकिन हाथ उठा दिया जाता है। हम आए दिन सुनते हैं डॉक्टर्स को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके ऊपर हाथ उठा दिया जाता है, इवन स्टैब तक कर दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। तो इसके अगेंस्ट हम एक्ट की डिमांड कर रहे थे, तो उसके ऊपर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का नाम ही नहीं आ रहा है, तो हम इस सेंस में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। दूसरा, ये जो हमें इनडायरेक्ट थ्रेट मिल रहा है कि काम पे जाओ, उससे हम डिसअपॉइंटेड हैं। राइट। सो अब जैसे आपने मुझे बताया था कि ऑफ कैमरा की पहले जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लास्ट टू लास्ट हियरिंग थी, आपको लगा कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, खींच रही है टांग। बट लास्ट हियरिंग में वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपका सुप्रीम कोर्ट से गया। बट ये बहुत अपलॉडेबल है कि वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फोटोज आ रही हैं कि उन्होंने बस पानी मांगा। कोलकाता के लोग कहते हैं कि पेटियां भर भर के पानी भर दिया, अब उनके पास खाना इतना आ गया कि वो गरीबों में जाके बांट रहे हैं कि इतना उनके पास खाना फ्लड हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, और लोग भी अब कह रहे हैं कि कुछ भी हो, हमें जस्टिस चाहिए। देखो, जस्टिस चाहिए, सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, और वही जैसे मैंने बोला कि कोलकाता के लोगों को तो सलाम है कि वो इतना एफर्ट कर रहे हैं, वो पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है ना, ये एक रीजनल न्यूज बन के रह जाता है और ये सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आता है। निर्भया को कितने साल हुए हैं और अभी तक क्या चेंज आया है? 7 साल। तो हमने आई थिंक 13 ईयर्स। 7 साल कहने का मतलब ये था कि उनके जस्टिस को 7 साल लग गए। हाँ, तो बेसिकली निर्भया के होने के बाद से अभी तक कितना ही चेंज आया है, हमें क्या मिला है? हमारा नेट इम्पैक्ट सोसाइटी में इतना कोई चेंज थोड़ी है, क्योंकि न्यूज आती है और चली जाती है। तो अभी भी जो कोलकाता में हो रहा है, सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन कल ही मेरे पास जो पेशेंट आए, वो मुझसे पूछते कि डॉक्टर, ये बड़ी स्ट्राइक चल रही थी तो इसलिए हमारा नंबर नहीं आ पाया। मैंने उनसे बस ये पूछा, आपको पता है स्ट्राइक किस लिए चल रही थी? कहते नहीं, वो तो रोज किसी ना किसी कारण से चलती है। तो अभी भी अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यूज में सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो सेंसेशनल होगा। न्यूज में वो बात नहीं की जाएगी जो ठीक है, जो सच है, क्योंकि सच तो बोरिंग लगता है लोगों को। तो इसलिए हमें जरूरत है इस पर पैन इंडिया लेवल पे बात करने की। हमें पूरे देश को इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी तो हमारी बात सुनी जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी डॉक्टर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, तो व्हाट आर द डिमांड्स बाय द डॉक्टर? क्या चाहते हो देखो, आप? डॉक्टर्स की स्ट्रेट डिमांड है कि सबसे पहले तो हमें अभया के लिए जस्टिस चाहिए। जस्टिस का ये मतलब है कि क्लियर करो भाई कि किसने क्राइम किया है, और जिसने किया है उसको प्रॉपर पनिशमेंट दी जाए, सबसे पहला। दूसरा हमारा यह है कि संदीप घोष को खाली सस्पेंशन नहीं देना है, हमें उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन चाहिए। सस्पेंशन? खाली सस्पेंशन नहीं चाहिए हमें, क्योंकि वो तो कल को जाके कोर्ट पे फाइल कर देंगे उसके अगेंस्ट, एंड वापस आ जाएगा, सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। हमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए कि ये ग्रॉस इनकॉम्पिटेंसी है, तो खाली हमें शॉर्ट टर्म बहलाने फुसलाने के लिए नहीं चाहिए, हमें उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए। सेम फॉर डीएचएस एंड डीएमई, जो जिनके साइन थे उस डॉक्यूमेंट पे बेसिकली कि ये क्राइम सीन के अगले दिन ही वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है या रेनोवेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन चाहिए। थर्ड, हमें मेन इंपॉर्टेंट चाहिए कि वहां का जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले
कि 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त की सुबह, ये जो क्राइम, वो जो 7,000 लोगों का मॉब आया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? और ये जो सीबीआई बोल रही है कि हमें टैम्पर्ड केस मिला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो हमें कमिश्नर ऑफ पुलिस का रेजिग्नेशन चाहिए। यहाँ पे भी ये दिक्कत है मेन, कि हमें सुनने में आया कि ममता बनर्जी तक कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया। जब सबकी डिमांड है रेजिग्नेशन की उनके, और जब लोग बोल रहे हैं रेजिग्नेशन चाहिए, जब पुलिस कमिश्नर अपना रेजिग्नेशन दे रहा है, तो एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? हमें लगता है ये सब सिर्फ दिखाने के लिए किया जा रहा है। ये सब एक पीआर स्ट्रैटेजी है ग्रॉस लेवल पे। या तो कोई बड़ा पॉलिटिकल क्लाउट है, या तो कोई बड़ा कनेक्शन है, या कोई पावर है, कुछ तो ऐसा है जो ये सब चीजों को इतना ऐसे रैंडम करवा रहा है। कोई भी चीज सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो रही है। कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा, और सारी बातें गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जा रही हैं, कि अभी तक जस्टिस नहीं मिला, कोई तो पकड़ा जाता। अच्छा मिला, संजय रॉय मिला, अगले दिन वो कह रहा है ब्लूटूथ की वो बच्चों वाली कहानी सुना रहा है। तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ममता सरकार गिर रही है, क्योंकि चलो वहां पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, आपने जैसे बताया, इवन हमने जो लास्ट पॉडकास्ट किया था डॉक्टर रक्षिता के साथ, वो इन कोलकाता में ही वहाँ पे, तो उन्होंने भी बताया कि राघव, जूनियर डॉक्टर्स को वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे आपने बताया कि तुम लड़ो, हम हैंडल कर लेंगे, हम ये छोटे काम कर लेंगे, पर जस्टिस लिए बिना आना मत। वहाँ के लोग, जैसे कि उन्होंने थोड़ा सा बोला है गर्मी लग रही है, पंखे कूलर लेके पहुंच गए, ट्रक भेजना शुरू कर दिया। तो एक कॉमन सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो क्या इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन है कि ममता गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की सरकार कहीं ना कहीं इस ड्रग रैकेट या इस कॉन्स्पिरेसी से जुड़ी हुई है? व्हाट इज योर टेक? देखिए, मेडिकल एसोसिएशंस का फर्स्ट डे से रूल था कि हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें जस्टिस अभया के लिए चाहिए। हमें किसी की चेयर गद्दी से कोई मतलब नहीं है। हम तो देखो पावर पे जो है उसी को करेंगे ना क्वेश्चन। हमने जिसको इलेक्ट किया है, हम लोगों ने जिसको इलेक्ट किया, हम उसी को क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी चलानी है हमें। ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में क्वेश्चन करेंगे तभी डेमोक्रेसी मैच्योर होगी। तो प्रॉब्लम कब आती है? जो पावर में आ जाता है वो क्वेश्चन करने के राइट को ही मना कर दे। अब जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको नेगेट करने के लिए सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं, और यहां दिक्कत आ रही है। हमें किसी सरकार से पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनसे प्रॉब्लम है जिसके अंडर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो हमारा ध्यान रखें, हमारी सेफ गार्ड करें हमें, और वो ही उस चीज में फेल हो जाए। हमें इनकॉम्पिटेंसी से दिक्कत है, हमें पॉलिटिशियन से दिक्कत नहीं है। चाहे उनकी जगह कोई भी पॉलिटिशियन हो, अगर वो हमारी सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकता है, इंश्योर तो छोड़ो, उसके अगेंस्ट हमें और एक्शन डराया जाए, नेगेटिव एक्शन लिया जाए, तो हम उनके अगेंस्ट आवाज करेंगे। ये बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं करना है। हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई, क्योंकि देखो आप, लाजमी है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो चाहेंगी कि ये मुद्दा पॉलिटिसाइज हो, उनको सीट मिल जाए, और जो मेन पावर में है वो चाहेंगे कि ये ना, देखो हम आम लोग जब बात करते हैं हमें नहीं मतलब बढ़ता। अगर यही कोई और स्टेट में होगा, हम वहां पे जो सीएम होगा हम उसके लिए भी वो आवाज उठाएंगे। बट पॉइंट ये है कि जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं अभी तक जस्टिस नहीं दिया जा रहा, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड यहीं से तो डाउट आता है कि क्या बात है ऐसी जो हम में से किसी को नहीं पता है। ऐसी क्या चीज है जो छुपाई जा रही है? ऐसा क्यों? एक वाइल्ड थॉट, बिल्कुल ये कहीं इंटरनेट पे नहीं है और कहीं इसके बारे में बात नहीं की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दिमाग में क्या थॉट आता है कि क्या हो सकता है, वो स्पेकुलेशन बस, क्या हो सकता है, व्हाट इज दैट जो छुपाया जा रहा है? हो सकता है कि ये शायद, देखिए जिस तरह का मैंने पढ़ा था पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मेरे पास तक पहुंची थी समाव, क्या पढ़ा था थोड़ा तो जितना मैंने पढ़ा था कि जैसे पेल्विक गर्डल तोड़ा गया है, 150 ml ऑफ फ्लूइड मिले गए हैं, जो ये चीजें मैंने पढ़ी थी, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सिंगल मैन क्राइम कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी भी इस तरह के क्राइम में जो विक्टिम होता है वो कुछ ना कुछ ऑपोजिशन करता है, और वो एड्रेनालिन रश इतना होता है कि जो वो ऑपोजिशन करता है उसमें परपेट्रेटर जो क्रिमिनल है उसके कुछ तो उसको इंजरी होगी, कुछ उसको स्क्रैच होगा, कहीं उसको चोट लगेगी। लेकिन जो संजय रॉय है उसके अगेंस्ट कोई हमें इंजरी का नहीं मिल रहा है। हमें बताया जा रहा है कि ये सिंगल मैन क्राइम है, बट आप सोचिए कितना एनर्जी लगा होगा उसकी पेल्विक, जो ये गर्डल हमारी बोन होती है, इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी होगी, और ये करने के लिए कितना मुश्किल होगा। आप सोच सकते हैं कितना खराब है कि हमें क्राइम के मैकेनिक्स को डिस्कस करना पड़ रहा है, हमें इस चीज को बताना पड़ रहा है प्रूफ करने के लिए कि उस अभय ने बेचारी ने क्या गुजारा, किस चीज से गुजरी होंगी वो, ये डिस्कस करना ही पड़ रहा है। यही हमारी फ्लॉ है, यहीं पे हम हार गए हैं, हम ऑलरेडी कोलैप्स्ड सिस्टम में हैं। तो पता नहीं किस चीज को बचा रही हैं वो,
और ये जो अभी कल परसों ममता बनर्जी ने नॉन अपॉलजी दी है कि मैं रिजाइन कर देती हूँ, ये जो इनडायरेक्ट तरीका है धमकाने का कि देखो डॉक्टर्स ने तो मार दिए हैं लोग और अगर इनको इससे शांति नहीं मिलती तो मैं रिजाइन कर देती हूँ, अगर वो सच में सीरियस होती तो अब तक रिजाइन कर चुकी होती। मुझे लग रहा है कि ये भी एक अगेन वापस से कोई पीआर स्ट्रैटेजी है। जैसे हम ट्विटर पे काफी एक्टिव थे सारे डॉक्टर्स कि जिससे ट्विटर से हम रीच कर पाए पूरी दुनिया में कि क्या चल रहा है वहाँ पे, अवेयरनेस कर पाए। तो जो भी डॉक्टर थोड़ा सा भी होल्ड करता है सोसाइटी में कुछ अपना इन्फ्लुएंस, वो वहाँ पे ट्वीट कर रहा था कि यार ये हो गया है, ये हो गया है, हमें कुछ एक्शन लेना है। कैसे ट्वीट से? तो हमारे ट्वीट्स यही थे कि पहले तो अवेयरनेस रिलेटेड ट्वीट से, दूसरा इनएक्शन और इनकॉम्पिटेंसी के ऊपर ट्वीट्स थे कि यार कोई काम हो क्यों नहीं रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन आप शॉक्ड रह जाएंगे ये जान के कि छोटे छोटे डॉक्टर्स, छोटे छोटे ट्विटर हैंडल्स को नोटिस भेज दिया कोलकाता पुलिस ने कि आप अपने ट्वीट्स बंद करिए, डिलीट करिए, वरना हम आपको बैन कर देंगे। हम आपके अगेंस्ट नोटिस भेज रहे हैं, कोर्ट के नोटिस भेज रहे हैं। तो इस लेवल पे कर्व किया जा रहा था आपकी आवाज को। आपके ऊपर भी कैसा? नहीं, थैंकफुली मैं बच गया, लेकिन मैं जानता हूँ एटलीस्ट 5 से 6 ऐसे मेरे फ्रेंड्स को जिनको नोटिस आया है। हमारे पास उनकी फोटोज भी हैं उन नोटिस के, जिसको देख के हंसी के आने के अलावा कुछ रह नहीं गया था। क्या लिखा था नोटिस में? नोटिस में एग्जैक्टली ये लिखा हुआ था कि आप अपने ट्वीट्स डिलीट कर दीजिए, आपने जो ट्वीट्स लिखे हैं उनका कोई बेस नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर्स हैं यार, वो बच्चे थोड़ी हैं कि ऐसे कुछ भी लिख देंगे। और उसके अगेंस्ट ये था कि आप डिलीट कर दीजिए वरना आपके अगेंस्ट फर्दर एक्शन लिया जाएगा। और अकाउंट बैन का तो धमकी दे ही दिया था, वो तो मतलब फ्री में ही बांट दिया था। आवाज को दबाया जा रहा है, यही लग रहा था कि आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट जितने भी वो ट्विटर वाले मेरे फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली एकदम एक्टिव हैं, उन लोगों ने यही बोला कि यार हंसी आ रही है, हमें डर तो कम लग रहा है, हंसी आ रही है कि तुम्हें हम लोगों को डराना पड़ रहा है। सरकार को डराना पड़ रहा है। इस लेवल पे आ रहे हो कि तुम 3-3 हजार 4-4 हजार फॉलोअर वाले पेजेस को बैन करवा रहे हो, तो किस लेवल का डर है तुम्हारे अंदर? मैं भी पढ़ रहा था कि कोई कॉलेज स्टूडेंट्स हैं बहुत यंग, 19-20 साल के, उन्होंने कुछ इंस्टा पे स्टोरी डाली और पुलिस अरेस्ट करने आ गई, कोलकाता में ही उनको अरेस्ट करके ले गई। क्या क्या डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? यही समझ नहीं आ रहा है कि डर का माहौल क्यों बना रहे हैं, ऐसा डर लगने लगा। इनफैक्ट मेरा डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है? इनफैक्ट मुझे अभी बात करने में भी ये रिस्क है कि घर जाके कहीं सेफ होगा नहीं होगा, चीजें सेफ होगी नहीं होगी, कहीं कल को मेरे को कॉल ना आ जाए कि आपने ये बात ही क्यों की। इसलिए मैं हर चीज अपनी पर्सनल ओपिनियन करके बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई भी चीज रिप्रेजेंट कर दी तो क्या पॉलिटिकल प्रेशर हो किसी को कुछ नहीं पता। मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए भी सेफ नहीं है? सेफ तो नहीं है, डेफिनेटली कोई भी जो इसके बारे में बात कर रहा है एज अ डॉक्टर, उसके लिए कहीं ना कहीं सेफ तो नहीं है। बिकॉज मुझे भी यही फील हो रहा है कि मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। आपने एक बात की, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। आपने अपनी लाइफ के इतने साल इस डिग्री को पाने के लिए लगाए और आज आप एम्स दिल्ली में है, इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट, और वहीं से अगर आपको, बट मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो डॉक्टर्स आज वहाँ बैठे हैं ना, वो भी सब डॉक्टर्स हैं। अगर उन्होंने आज नहीं परवाह करी तो ये एक देश का सेंटिमेंट है। एंड आई थिंक अगर देश इस सेंटिमेंट में खड़ा रहेगा और हम यही चाहते हैं कि सब अपनी आवाज़ उठाएं, तो कोई भी सरकार किसी के खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं लेगी। डॉक्टर शौर्य, अब मैं आना चाहूँगा, क्योंकि आपकी फील्ड साइकोलॉजी है, आप लोगों का अंदर से बिहेवियर समझते हैं, और आप मुझे एक केस भी बता रहे थे कि एक आप मिले जो सुप्रीम कोर्ट से आपके पास आया था। एक किस तरह से सोचता है, उसके मन में क्या चीज़ें होती हैं जब वो ऐसा हीनियस क्राइम करता है? देखिए, जो साइकाट्री फील्ड है हमारी, उसमें हमारा जनरली ऐसे लोगों से मिलना हो जाता है। रेपिस्ट। एंड क्योंकि मैं एम्स में हूँ तो हमारे यहाँ जनरली टीम में इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई आया, उसका हमें इवैल्यूएशन करना है, तो प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन एक जूनियर रेसिडेंट करेगा, फिर वो पूरी टीम बैठेगी, वो डिस्कस करेगी, एंड अगर मेडिकल बोर्ड होता है तो फिर मेडिकल बोर्ड में वो आगे जाके डिस्कस होता है। तो ऐसी एक पेशेंट था, या पेशेंट बोलिए, वो एडमिट हुए थे एंड उसका हमें इवैल्यूएशन करना था। एज क्या थी आसपास? अराउंड 40-42 मान लीजिए लगभग। तो इस एज का मेल पेशेंट था एंड उनसे जब बात करी तो उन्होंने ये बोला कि आपने बात की? मैंने बात की थी, मैंने प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन मैंने किया था। तो जब मैंने तब बात की तो ये देखा था कि उससे कोई गिल्ट ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में किया ही नहीं है। क्या सवाल क्या था और जवाब एग्जैक्ट बताइए। देखिए, एग्जैक्ट डिटेल्स में ऑब्वियसली डाइवर्स नहीं कर सकता, बट लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या पर्सपेक्टिव था उसका अपना। तो उसका ये मानना था कि उसका तो काम था उसकी डिजायर फुलफिल करना, जो सामने वाली लड़की थी, एंड जो लड़की थी वो उसको हिंट्स दे रही थी। आप देख रहे हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन देख रहे हैं इधर, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा था कि लड़की अगर हंसी है या रेजिस्ट कर रही है तो बेसिकली वो हार्ड टू गेट प्ले कर रही है, एंड ही हैज बीन गिवन द पावर बाय द गॉड टू फुलफिल हर डिजायर्स। तो उसको था कि मैं उसके डिजायर फुलफिल करूं।
वो इस लेवल पे सोच रहा था, उसको लग रहा था कि उसने तो एक्ट ऑफ सेक्स किया है, चाहे फोर्सफुली सही, उस की तरह लिया ही नहीं है, उसको कोई गिल्ट और रिमोर्स ही नहीं था। हम जब एक की साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं ना, तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, खाली एक लाइन में कभी भी हम समराइज नहीं कर सकते हैं। और ना कि हम ये बोल सकते हैं कि देखो एक वो कोई मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, क्योंकि जो मेंटल डिसऑर्डर होता है वो अलग चीज है, ये तो इनकी पर्सनैलिटी है। ये हैवानियत बोलिए, शैतान बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए, इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम बस ये बता सकते हैं ये क्यों, किस पर्सपेक्टिव से ऐसा कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, एंसेस्ट्रली थ्योरीज हैं, एवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं कि कैसे आदमी को डोमिनेंस असर्ट करनी होती है। कई ऐसी थ्योरीज हैं जो ये कहती हैं कि आदमी का अंदर से मन करता है कि मैं प्रूफ करूं कि मैं आदमी हूं, अपने दोस्तों के बीच में प्रूफ करूं कि मैं आदमी हूं, और इस चक्कर में एक तो थ्योरी ये है, इसको मडोना होर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके। इस थ्योरी में आदमी औरत को दो तरीके से देखता है, एक औरत को वो मडोना या देवी की तरह दिखता है, और एक को वो होर यानी प्रोस्टिट्यूट की तरह दिखता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जिसको वो मडोना की तरह दिखता है उसको वो प्यार करता है, उसके लिए वो रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उससे अपनी डिजायर फुलफिल नहीं करता है। और जिसको प्रोस्टिट्यूट की तरह दिखता है उसको वो डिग्रेड करना चाहता है, उसके साथ सिर्फ अपनी लस्ट फुलफिल करना चाहता है, उसको कोई उनसे प्यार नहीं हो पाता है। शी इज जस्ट अ टूल फॉर हर सेक्सुअल नीड्स, फॉर हिज सेक्सुअल नीड्स। तो इस कॉम्प्लेक्स के चक्कर में, अब ये नहीं है कि जिसमें ये कॉम्प्लेक्स है हर कोई वो ऐसा कर रहा है, लेकिन जिनमें ऐसा देखा गया है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोग इस कॉम्प्लेक्स के चलते अपनी लस्ट फुलफिल करने के लिए ये एक्ट करते हैं। तो ये एक थ्योरी हो गई। इसमें उनका नोशन है कि देवी एक पर्टिकुलर नोशन में, उनके अपने बनाए हुए नोशन में फुलफिल होनी चाहिए कि यार देवी ऐसी होती है। जैसे हमने निर्भया की वीडियोस में भी देखा होगा, वो जो डॉक्यूमेंट्री आई थी कि 9 बजे के बाद गई तो उसकी गलती है, छोटे कपड़े पहने तो उसकी गलती है। तो उनका अगर देवी का नोशन फुलफिल नहीं करे औरत, तो उनको पनिश करने का काम इनका है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये अपने आप में इतना एंटी सोशल है, ये ऐसा ट्रेट है कि वो उनको ये एक्शन करवाता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हैं, हम इसको सीधा ये नहीं बोल सकते कि यार इस वजह से इसने ही किया, इसने ही किया। इसमें इकोनॉमिक, इसमें पावर डोमिनेंस, इसमें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, इसमें सारे फैक्टर्स मिल मिला के बायो साइको सोशल मॉडल से ये वो जो है वो एक्ट करता है। कोई फिट ऑफ रेज में करता है। और ऐसी बहुत स्टडीज हैं, अगर आप गूगल करने जाएंगे आपको ऐसी कई सारी स्टडीज मिलेंगी जिनमें बताया जाएगा कि कैसे मर्डरर और क्या डिफरेंस है। कि कई majority murderers have guilt for their action, but in majority cases do not have any guilt or remorse because they do not identify themselves. वो कहते ही नहीं है किया है, तो इसलिए जब उनको छोड़ दिया जाता है बहुत केसेस में वो दोबारा वापस आके सेम एक्ट करते हैं। सो मैं थोड़ा सा अब जानना चाहता हूँ कि एज अ डॉक्टर आप क्योंकि इस फील्ड को पढ़ते हैं, एक तो ना बने इसके लिए क्या क्या किया जाए? मुझे लगता है कि ये तो रूट कॉज पे हमें जाना पड़ेगा, हमें बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करनी पड़ेगी, हमें बचपन से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बेसिक फिनोमेना है, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप करते हैं वैसे आप बनते हैं। यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू मीट। बट क्योंकि आजकल लोग अपने कमरों में बंद होकर सिर्फ व्लॉगर्स को देखते हैं, सिर्फ इंटरनेट चलाते हैं सारा दिन, तो जो उनके जो एवरेज 5 लोग हैं वो इंटरनेट बन गया है। लोगों का सेक्स एजुकेशन का पहला मीडियम ही पॉर्न होता है। तो आप सोचिए कि क्या पर्सपेक्टिव वो गेन कर रहे हैं। और ये सारा दिन क्योंकि वो अपने स्क्रीन्स पे लगे रहते हैं, उनका कोई आउटडोर कनेक्शन, रियल कनेक्शन नहीं होता है, तो वहां से उनका माइंडसेट स्टार्ट होता है बदलना। जो डैंक जो कल्चर है, जो चीजें हैं, वहां से माइंडसेट खराब होना स्टार्ट होता है। और हम सोसाइटी में ये सारी चीजें देखते आ रहे हैं कि हम म्यूजिक से, हम वीडियोज से, हम फिल्म से, हम हमारे सेलिब्रिटीज से ये देखते हैं कि कैसे ये कल्चर को परपेचुएट किया जा रहा है। थोड़ा बताएंगे कैसे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आजकल फॉर एग्जांपल यूट्यूब का कल्चर ले लेते हैं हम लोग, कि वहां पे कैसे दिखाते हैं कि इनिशियली एक यूट्यूबर स्टार्ट करेगा कि देखो मैं कोई वोक नहीं हूँ, इससे वो कूल बनना चाहेगा। वो बेसिक एनिमल इंस्टिंक्ट जो होती है बच्चों की, उन पे करना चाहेगा। वो बच्चों के हार्मोन्स रेजिंग है, उनको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। और वो यूट्यूबर क्या दिखाएगा कि देखो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करो, लड़कियों का ये करो वो करो, एंड उससे वो पॉपुलर होना स्टार्ट होगा। एक बार जब वो पॉपुलर हो जाएगा तो जो कुछ ब्रांड्स हैं वो ये नहीं देखती वो पॉपुलर कैसे हुआ है, वो देखती हैं कि व्यूज कितना है। फिर वो उनको गाड़ियां देने लगती हैं, वो उनको होटल्स देने लगती हैं। और ये सारी चीजें जब एक यूट्यूबर यूज करता है तो बच्चों को लगता है यार सक्सेस होने का तो यही तरीका है, डैंक बनना, ऐसे जोक्स करना और ऐसी बातें करेंगे तो ही हम सक्सेसफुल हो पाएंगे, हम भी ऐसे बन जाएंगे, हमें भी ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिलेंगी, हम भी पैसे कमाएंगे। और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, अब इसको कंपेंसेट करना स्टार्ट करते हैं यूट्यूबर्स। ये क्या करते हैं, महीने में एक चैरिटी कर देंगे, 2 महीने में एक चैरिटी कर देंगे और ये दिखाएंगे देखो हमने तो कोई गलत काम ही नहीं किया।
लेकिन उससे उन चैरिटी करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो बाकी उनके एक्शंस हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन बच्चों को ये सेक्सुअल एक्ट्स में, या मान लीजिए ऑब्जेक्टिफिकेशन में विमेन की, वो थोड़ी सही हो जाएंगी। और ये कल्चर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, एंड इससे बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप सोचिए माइंडसेट कितना खराब है कि जब 10 लड़कियों के बीच एक लड़का खड़ा होता है तो उसको स्टड बोल देते हैं, लेकिन 10 लड़कों के बीच एक लड़की खड़ी होती है तो उसको स्लट बोलते हैं। तो यहाँ गलती किसकी है? यहाँ गलती माइंडसेट की है। हमारा माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। मुझे पता है जो भी ये सुन रहा होगा वो करेगा क्या वोक शिट बातें हैं, लेकिन कहीं पे तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अगर बॉयज लॉकर रूम कंट्रोवर्सी याद हो 2020 की, तो वहां पे क्या हुआ था कि लड़कों की चैट्स आने लग गई थी सामने, जिसमें वो लड़कियों को इंस्टाग्राम पे शेयर कर करके ऐसी घिनौनी बातें कर रहे थे जो पब्लिक हो गई थी। सब लोग करते हैं ऐसा, बोल बोल के हम नॉर्मलाइज तो नहीं कर सकते ना, हमें चेंज कहीं तो लाना पड़ेगा। मुझे याद है जब ये चीज सामने आई थी, मेरे कितने सारे फ्रेंड सर्कल ने कहा था कि आज से जो थोड़ा मोड़ा भी हम कर रहे थे वो भी बंद करेंगे, और धीरे 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 करके ये हो गया। कोई ऐसी बातें नहीं करता है। हम जिस चीज को क्रिंज बोलते हैं वो बदलना पड़ेगा हमें ऐसी डैंक बातों को क्रिंज बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब हम ये चेंज करेंगे तभी हम सोसाइटी में कोई चेंज ला पाएंगे। एज अ साइकेट्रिस्ट क्या करना चाहिए कि वो को हम पनिशमेंट दें यार, वो आगे से ऐसा चीज़ नहीं हो? एक तो आपने बताया सेक्स एजुकेशन हमें लानी चाहिए बचपन से ही। लड़के आपस में जो बात करते हैं उसको एक कूल वे में नहीं देखना चाहिए, लड़कियों के बारे में जो चीज़ बोलनी है। सो अगर ये तो है कि इससे वो ना हो आगे, बट जो हो गया है उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें होता है ही टेंड्स टू रिपीट द एक्ट। सो मुझे नहीं पता कि वो रिफॉर्म हो सकते हैं, कुछ केसेस में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन डेथ पेनल्टी से ना हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके और भी रिपरकशंस हैं। अभी शॉर्ट टर्म में इट इज द बेस्ट सोल्यूशन कि आपको सुन के लगेगा कि यार अच्छा हुआ। इसको जान से मार दो, बेस्ट है ये, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स देखने चाहिए ना। कोई लॉ जब बनता है वो सालों के लिए बनता है, वो सिर्फ आज या कल के लिए नहीं बनता है। दिक्कत क्या होगी कि 90% केसेस में होता है वो जान पहचान का होता है, तो लड़की पे पहले ही प्रेशर होता है कि इसकी कंप्लेन मत फाइल करो। अगर मान लीजिए हमने डेथ पेनल्टी रख भी दी, फिर तो और परिवार वाले, सोसाइटी वाले परसिक्यूट करेंगे उसको कि तुमने कंप्लेन क्यों कर दी, इसकी तो जान चली जाएगी। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कहेगा कि यार बचाना ही क्यों है, फिर तो उसको मार ही दो। कुछ केसेस में अभी भी जान बच जाती है, अब वो भी नहीं करेगा, कहेगा कि इसको मार ही दो, जब मुझे डेथ पेनल्टी होनी है, इसको जिंदा छोड़ दिया तो कंप्लेन कर देगी तो मैं तो पक्का डेथ पेनल्टी हो जाएगी। तो इसलिए हमें पनिशमेंट से ज्यादा फोकस करना चाहिए उसके पकड़े जाने पे, कि हमें लॉज को स्ट्रांग बनाना चाहिए कि छूटे ना फ्री, परोल आसानी से ना मिले, इनफैक्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, लेकिन फ्री मत छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट का एक और पॉइंटर था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 17 सितंबर को जब अब कोर्ट की वर्डिक्ट आएगी, हम उसको भी देखना चाह रहे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस वर्डिक्ट से? और एक पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो मैं चाहता हूँ जिसके ऊपर आप भी बात करें, कि एक चालान था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, उसके ऊपर क्या बात थी जो कि सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल से मांग रही है, क्या है वो? देखिए, तो सबसे पहले तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि जो हमारी डिमांड्स हैं उनमें से कुछ तो फुलफिल होना स्टार्ट हो, हमें पता तो चले कि एक्चुअली हुआ क्या था, क्राइम क्या हुआ था, एक स्टेटस रिपोर्ट आई सीबीआई से, हमें पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा था। दूसरी चीज जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि PRB 54 करके चालान होता है जिसके बिना ऑटोप्सी, जो कि पोस्टमार्टम में नहीं की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कपिल सिब्बल वो दिखाएं हमें, लेकिन उनके पास वो अवेलेबल ही नहीं था। उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको या मैं सबमिट करूंगा। देखिए, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो कुछ, लेकिन इतनी सारी चीजें एक साथ होना कोइंसिडेंस जैसा नहीं लगता है। लगता है कि कुछ कहीं बहुत ग्रॉस एरर्स हैं जिनको कवर अप किया जा रहा है और हम तक इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है, उसके पहले ही वो तोड़ मरोड़ दी जा रही है। तो ये एक गड़बड़ था कि ये जो चालान है, ये चालान के बिना ऑटोप्सी हो नहीं सकती, वो चालान है कहाँ? सो अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज डॉक्टर अक्षिता आई थी तो उन्होंने भी ये पॉइंटर बात करी कि राघव, मुझे पता है ऑल मेन आर नॉट सेम। तो उन्होंने कहा बट अब मैं कैसे ढूंढूं कि कौन सा लड़का सही है, कहीं ये मेरा कर देगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको इसके बारे में क्या लगता है, आर ऑल मेन सेम? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली ये बहुत ही ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि ऑल मेन कैन नॉट बी सेम। ऑल मेन क्या, ऑल ह्यूमंस आर नॉट सेम, नोबडी इज सेम। इनफैक्ट कुछ ना कुछ डिफरेंस हर किसी में थोड़ा थोड़ा होगा, ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है टाइमिंग की बात है यहाँ पे, कि जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहे हैं एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे वुमेन ऑलरेडी इतनी ऑप्रेस्ड हैं,
उस पॉइंट पे जब हम ऐसी बातें करते हैं तो ये थोड़ा डिविएशन लगता है फ्रॉम एक्चुअल प्रॉब्लम इन हैंड से। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मेन के अगेंस्ट क्राइम नहीं होता है, मेन के अगेंस्ट क्राइम होता है। इनफैक्ट मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में उन्हीं के अंकल ने, मेल पेशेंट्स की बात मैं बता रहा हूँ, उन्हीं के अंकल ने उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। वो उस ट्रॉमा को लेके कितने सारे प्रॉब्लम्स वो कैरी करते हैं। कईयों को PTSD हो जाता है, किसी को लाइफ लॉन्ग पर्सनालिटी इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, कोई कभी इंटीमेसी बना ही नहीं पाता है। इतनी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है चाइल्डहुड एक्सप्लॉइटेशन से। तो ऐसा नहीं है कि मेन के अगेंस्ट क्राइम नहीं होते हैं। तो उसके बारे में बात क्यों नहीं होती? मेल देखिए, बात होनी तो चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो बात हमेशा तब नहीं उठनी चाहिए जब लड़कियों की बात हो। मेल या फीमेल जो भी, मतलब बेसिकली किसी भी क्राइम की बात सारा समय हमें करनी चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए हमें। बट जब भी हम, ऐसा होता है ना कि किसी फीमेल के अगेंस्ट क्राइम हो तभी मेन की बात करना स्टार्ट कर दें, तो उससे हम टॉपिक को डेविएट करना चाह रहे हैं, ऐसा फील होता है। मेन भी उतने ही, मतलब मेन के अगेंस्ट भी क्राइम होते हैं, कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन ये हम एंटाइटलमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। और अगर उस बीच में हम सडनली बोलें कि देखो ऑल मेन आर नॉट सेम, तो ऐसा लगता है हम लड़कियों के टॉपिक को ट्रिविलाइज कर रहे हैं। ये बहुत कोई भी समझदार आदमी समझ जाएगा कि कोई जो लड़की ये बोल रही है वो आउट ऑफ इमोशन ये बोलना चाह रही है कि देखो मुझे डर लग रहा है आदमियों से। वो ये नहीं कह रही कि मुझे तुमसे भी डर लग रहा है, मुझे सबसे डर लग रहा है। वो अपने पापा के साथ एकदम सेफ फील करती है, तो ऑब्वियसली वो ये नहीं बोल रही कि मेरे पापा भी वन ऑफ दोज मेन है। बट ये हमारी समझने की बात है, हमें दिल पे ना लेके इसको ये समझना चाहिए कि अभी उस औरत का क्या कहना है। और जो मेन के क्राइम की बात है उनकी भी आवाज उठनी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन कब और कैसे उसका थोड़ा ध्यान रखते हुए। ऑलराइट, कोई, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक बात बोली थी कि पॉर्न एक बहुत बड़ी चीज बन रही है और पॉर्न कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ एक तरह से इफेक्ट कर रही है, तो क्या पॉर्न एक वजह बन रही है? अगेन ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स में मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि हाँ या ना में बोलना, लेकिन अगर मुझे बोलना ही होगा तो मैं बोलूंगा हाँ, कि पॉर्न एक बहुत ही गलत मीडियम है जो गलत चीजों को हमें कराने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉर्न देखना नहीं चाहिए या बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है फ्री में, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। मतलब पॉर्न में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लोग एक तो उससे एडिक्ट हो जाते हैं, एंड पॉर्न का एडिक्शन इज एज गुड एज एनी ड्रग एडिक्शन। पॉर्न के जो टॉपिक्स हैं आप देखेंगे वो कैसे एनिमल इंस्टिंक्ट्स को करते हैं, इंसेस्चुअस या फिर जिसमें भी डिमोनाइज करा जा रहा है विमेन को, उन टाइप की चीजों को दिखाना चाहते हैं पॉर्न चैनल्स। एंड आदमी उसको देख देख के एक फॉल्स एक्सपेक्टेशंस बना लेता है, एंड जब वो असली पार्टनर के साथ कभी प्रैक्टिस करता है तो इज नॉट एबल टू फुलफिल इट, ही इज नॉट एबल टू फील फुलफिल्ड रादर। कोई ऐसा केस हुआ है आपके साथ कि किसी ने बोला हो कि मेरी शादी हो चुकी है बट मुझे बाहर जाना है सेक्स करना किसी और, ऐसा हो? एग्जैक्टली मैं आपको जैसे बता रहा था अभी, हम जब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक पेशेंट आए थे जो मुझे अपने और किसी प्रॉब्लम को लेकर आए थे, लेकिन जब हम साइक इवैल्यूएशन कर रहे थे हम काफी डिटेल में बात करते हैं, तो जब मैं उनसे डिटेल में बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि ही इज मैरिड एंड ही लव्स हिज वाइफ। ही सेड मैं कभी डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सेक्स करना है किसी और के साथ बाहर। एंड ही सेड क्यों करना है, क्योंकि मुझे वो सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है जो मैंने वीडियोस में देखी हैं, जैसे कि थोड़ा स्ट्रैंगुलेट करना है या कुछ ग्रूसम चीजें करनी है जिनसे उनकी डिजायर फुलफिल हो पाए। तो वो जो उनकी कंपल्सिव नीड है ये पॉर्न देखने की और पॉर्न की चीजों को प्रैक्टिस करने की, वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। अब सोचिए ना, एक बच्चा जो 8 से 12 साल की उम्र का बच्चा है, उसके लिए सेक्स एजुकेशन का फर्स्ट मीडियम ही क्या है? तो हमारे पॉर्न की जगह अगर हम सोसाइटी में बात करना स्टार्ट कर दें, डिस्कस करना स्टार्ट कर दें, एक गाइडेंस दे दें, तो ज्यादा बेटर होगा। हमारा ना प्रॉब्लम क्या है कि हम चीजों को बैन करने पे लग जाते हैं। हमें कर्ब बैन करके नहीं करना है, हमें जागरूकता बढ़ा के करना चाहिए कि देखो मटेरियल को नहीं रोक पाओगे तुम, कहीं ना कहीं से तुम्हें कंटेंट खराब मिल जाएगा। तुम्हें उस आदमी या औरत को इस लेवल पे लाना है, उसका थॉट प्रोसेस, उस थॉट प्रोसेस को इस लेवल पे लाना है कि वो एक्टिवली इन चीजों को ना करे। करेक्ट, वहां से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इवन बिकॉज मैं भी एक स्टडी पढ़ रहा था और वहाँ पे यही था कि जो टीनेजर्स हैं वो इम्पल्सिव पॉर्न देख रहे हैं, उनको पॉर्न में भी इस तरह से देखना है, वो वायलेंस इतना देखना है कि उनके मन में वो डिजायर बन जाती है, जैसा आप बता रहे हैं। ये मैं स्टडीज में भी पढ़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी है, और जिस बिकॉज अब नॉर्मल पॉर्न से लोग बोर हो चुके हैं, लोगों को देखना कुछ डिफरेंट, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्शन है वो टीम इस तरह का कंटेंट ला रही है, और इवेंचुअली बाद में जो बच्चे देख रहे हैं उनका क्या होता है कि यार अब
आई वांट टू डू दिस। और इवन कुछ आर्टिकल्स में पढ़ रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि गर्ल्स आर सेइंग कि मुझे नहीं करना, बट फोर्स किया जा रहा है कि यार करो, दैट्स हाउ आई विल फील हैप्पी। एंड वो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप, तो बहुत सारी चीजें हैं। एनी लास्ट मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? लास्ट मैसेज बस यही होगा कि आप लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करिए, एटलीस्ट अवेयर रहिए कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोगों के अवेयर रहने से ही पॉलिटिशियंस पे प्रेशर पड़ता है और वो कोई एक्शन ले पाते हैं जो सोसाइटी के लिए आगे काम आता है। अगर हम बंद कर देंगे, हम बोर हो जाएंगे इन टॉपिक से, तो अभी कभी सोसाइटी ग्रो ही नहीं करेगी। हमारी डेमोक्रेसी को ग्रो करने के लिए हमें जागरूक रहना जरूरी है, हमें बात करते रहना जरूरी है।